शाम को मैं टिकट लेने स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर पता चला कि जो गाड़ी रात 11 बजे कोलंबो रवाना होती है उसके टिकट 9 बजे रात को मिलेंगे। मैं फौरन ही होटल वापस आ गया। अब यही फैसला हुआ कि 9 बजे रात हम इकट्ठे ही होटल से निकलेंगे। हमने चाय मंगवा कर पी, रात का खाना खाया। इन मसरूफियात में रात के 9 बज गए। तब हम होटल के कमरे को बंद करके नीचे ड्योढ़ी में आ गए। काउंटर पर सुबह वाला बूढ़ा सिन्हाली ही बैठा था। उसे चाबी दी तो उसने रजिस्टर खोलकर हमारे नाम देखे। वहाँ एक बार फिर पोशाली के दस्तखत करवाए। पोशाली ने उलट पलट दस्तखत कर दिए। उसने मुस्कुराते हुए पोशाली से कुछ पूछा, फिर बड़ी मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। पोशाली ने सिन्हाली में उसे मुख्तसर जवाब दिया और मुझे साथ लेकर ड्योढ़ी से नीचे उतर आई। सड़क पर रात की रोशनियां जगमगा रही थी। मैंने फुटपाथ पर आकर पोशाली से पूछा कि उस बुढ़े ने क्या पूछा था। जवाब देने से पहले उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं भी पीछे देखने लगा। पोशाली ने दबी जबान में मुझे सरजनिश की कि तुम क्यों पीछे देखने लगे। हमारे पीछे एक औरत सर पर प्लास्टिक की बाल्टी रखे चली आ रही थी। मैंने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और पूछा क्या बात है। पोशाली के चेहरे पर इस्तराब के असरात थे। मैं चौकस हो गया। आगे हमारे दाएं जानिब एक तंग गली आई। पोशाली तेजी से गली में मुड़ गई। मैं भी उसके साथ ही गली में आ गया। पोशाली एक तरफ भाग पड़ी। मैंने भी उसकी तकलीद की। आगे जाकर गली दूसरे बाजार में निकल जाती थी जहाँ एक खाली रक्षा जा रहा था। पोशाली ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वो तेजी से रक्षे में घुस गई और मुझे भी अंदर बैठने का इशारा किया। उसने रक्षे वाले से स्टेशन चलने को कहा। मैंने पोशाली से पूछा आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। उसने अपना सांस दुरुस्त करते हुए पूछा, तुमने उसे नहीं देखा? वो होटल के सामने दूसरे फुटपाथ पर खंबे के पास खड़ा हमें घूर रहा था। मुझे पोशाली से इसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन पोशाली कोई अनाड़ी और सीधी सादी औरत नहीं थी। वो उकाब की आंखें रखती थी और अपने शिकार और दुश्मन को दूर से पहचान सकती थी। मैंने कहा, तो इसमें भागने की क्या जरूरत है? इस तरह तो उसे और ज्यादा हम पर शक पड़ गया होगा। पोशाली रिक्शा ड्राइवर की वजह से मुझसे अंग्रेजी में आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी। कहने लगी, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो मैं न भागती, लेकिन मामला ऐसा था कि हमें भागकर उस शख्स की नजरों से ओझल होना पड़ा। उस होटल वाले के पास जब मैं काउंटर पर रजिस्टर में दस्तखत कर रही थी तो उसने कहा था कि एक आदमी ने होटल के रजिस्टर से हम दोनों के नाम देखकर उसे कहा था कि इनकी निगरानी करनी है। और होटल वाले बूढ़े ने शायद मुझसे हमदर्दी करते हुए ये भी बता दिया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और इस वक्त भी सामने वाले फुटपाथ पर खड़ा है। मैंने उसी वक्त कनखियों से उस शख्स को देख लिया था। वो हम दोनों की तरफ ही मुतवज्जे था और जब मैंने फुटपाथ पर चलते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज तेज कदमों से हमारे पीछे चला रहा था। अब तुम ही बताओ, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। मैंने रक्षे की अकबी खिड़की में से पीछे सड़क पर निगाह डाली। 2-3 कारें आगे पीछे चली आ रही थीं। पोशाली बोली, हो सकता है वो अब भी हमारा ताकुब कर रहा हो। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है, इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बोली, हो सकता है कि उसे हम दोनों की तस्वीरें न दिखाई गई हों। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें वहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करता। मैंने एक बार फिर पीछे देखा और कहा, ये कैसे मुमकिन है कि सिविल पुलिस ने ये केस मिलिट्री पुलिस के हवाले किया हो और हमारी तस्वीरें उस महकमे को न दी हों। वो बोली, ये यूरोप नहीं है, इनके वसाइल बहरहाल महदूद हैं। अगर उसने हमारी तस्वीर देखी होती तो ये कैसे हो सकता था कि वो हमें वहां से निकलने देता? वो पुलिस की मदद से वहीं हमें हैंड्स अप करवा देता। मैंने पोशाली से पूछा कि तुम ये बताओ कि होटल के मालिक को तुमने क्या कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं? हवा की वजह से पोशाली के बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि होटल वाले से ये सुनकर भी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी है उसे ये बताती कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम देवी के दर्शन के लिए राम रत्नावली के मंदिर जा रहे हैं। मैं बेचैन हो गया था। मंजिल के करीब आकर एक बार फिर मौत का घेरा हमारे गिर्द तंग होने लगा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि हमसे जितने कत्ल हुए थे उनके नतीजे में हमें मौत की सजा मिलनी थी। पोशाली ने भी पीछे 1-2 बार देखा। ये कैसे हो सकता था कि ये शख्स हमारा पीछा न कर रहा हो? ये कोई गांव या कस्बा नहीं था, अच्छा खासा शहर था और वहाँ टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद थी। इंटेलिजेंस का आदमी कहीं से भी पुलिस को फोन करके अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा सकता था। कोई ताज्जुब नहीं था कि उस वक्त तक खुफिया और बावर्दी मुसल्लह पुलिस के सिपाही लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन का मुहासरा कर चुके हों। मैंने पोशाली को मशवरा दिया कि हमें इस वक्त रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहिए। रक्षा बारौनक सड़क से निकलकर एक गैर आबाद सी सड़क पर आ गया। यहाँ सड़क के बाएं जानिब जरा नीचे उतरकर 2-3 गोदाम बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। पोशाली ने रक्षा रुकवाया और उसे पैसे देकर मुझे खींचती हुई उन गोदामों के अकब में ले गई। वो गोदाम की दीवार में से जरा सा सर बाहर निकाल कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान लोगी? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, क्यों नहीं पहचानूंगी, मगर वो मुझे सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद हम उसे जुल देने में कामयाब हो गए हैं। मैंने उसे खबरदार किया कि वो ऐसा कभी भूल कर भी जहन में न लाए। मैं उन लोगों की जहनियत
से पूरी तरह वाकिफ हूँ। ये सांप की तरह अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं और फिर वो जहाँ भी हो उसके पास जा पहुँचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर वो यहाँ भी हमारा पीछा करता हुआ नहीं आता तो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ न पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ मौजूद होगा। पोशाली ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर हम यहाँ से किधर जाएंगे? मैंने कहा, मैं अभी बताता हूँ। मैंने पोशाली को साथ लिया और खेतों में उतरकर मुख्तलिफ समत चलने लगा। कुछ दूर जाकर मैं सड़क पर आ गया। एक रिक्शा चला रहा था। मैंने हाथ देकर उसे रोका, पोशाली को उसमें अपने साथ बिठाया और पोशाली से अंग्रेजी में कहा कि रिक्शे वाले से कहो कि जाफना से आगे कोलंबो की तरफ जो पहला स्टेशन है उस तरफ चले। पोशाली ने सिंहाली जबान में रिक्शे वाले को ये जुमला कहा तो वो हैरान सा होकर उसका मुंह तकने लगा। पोशाली उससे बातें करने लगी। फिर उसने जेब से 50 रुपए निकाल कर रिक्शे वाले को दिए। रिक्शे वाला खुश होकर सीधा हो गया। उसने रिक्शा स्टार्ट किया, उसे घुमाया और खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर रिक्शा खेतों से निकलकर एक और कच्ची सड़क पर आ गया जिसकी एक जानिब पाम के छतरीदार दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। तकरीबन आधा घंटा रिक्शा इसी किस्म के गैर आबाद, वीरान, कच्चे और नीम पहाड़ी रास्तों पर रवा दवा रहा। फिर कहीं वो एक पुख्ता सड़क पर चढ़ा जहाँ रेलवे लाइन सड़क के साथ साथ जा रही थी। एक जगह सिग्नल की सुर्ख बत्ती भी नजर आई। फिर ये रेलवे लाइन हमसे बिछड़ गई। रिक्शा एक खुश्क नाले के पुल पर से दूसरी तरफ मुड़ गया। लाइन दूसरी तरफ जा रही थी। 6-7 मील के बाद रेलवे लाइन एक बार फिर हमारे करीब आ गई। लाइन को देखकर मेरी जान में जान आ गई कि हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से कुछ उस तरफ ही पोशाली ने रिक्शे वाले को रुकवाया। उसे सिंहाली में कुछ कहा। रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर सलाम किया। पोशाली ने जेब से मजीद 10 रुपए निकाल कर उसे दिए और रिक्शे वाला दूसरी बार सलाम करके रिक्शे में बैठा, उसे स्टार्ट किया और वापस रवाना हो गया। स्टेशन ऐसा ही था जैसा कि मज़ाफ़ाती स्टेशन हुआ करते हैं, मगर यहाँ से दूर किसी बहुत बड़े कारखाने की रोशनियां जगमगा रही थी। मेरा ख्याल है कि उस कारखाने की वजह से यहाँ स्टेशन बनाया गया था और ट्रेनें थोड़ी देर के लिए जरूर रुकती थी। इस स्टेशन का नाम अजीब सा था जो मुझे आज भी याद नहीं आ रहा। मैंने पोशाली को स्टेशन से दूर ही एक बंद खोखे के पास ठहरने को कहा और खुद रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। रात के 10:15 का वक्त हो रहा था। जाफना से 11 बजे वाली गाड़ी को रवाना होकर जहाँ 11:15 बजे तक पहुँच जाना था, इसलिए टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने कोलंबो तक के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और ट्रेन की आमद का वक्त पूछकर पोशाली की तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में बंद खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। पोशाली ने पूछा कि प्लेटफॉर्म पर तुम्हें कोई मुश्तबा शख्स तो नजर नहीं आया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो इस वक्त तुम ही मुश्तबा लग रही हो। माय डियर, हम हंगामी हालात में हैं, कोई भी शख्स मुश्तबा हो सकता है। पोशाली ने दाएं बाएं नजर डाली और करीब ही बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गई। मैं भी उसके पास ही बैठ गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। पोशाली ने बरहमी से कहा कि मुझे सिगरेट नहीं सुलगाना चाहिए। माचिस की रोशनी ने जरूर किसी न किसी को हमारी तरफ मुतवज्जे किया होगा। पोशाली को मैं पहली बार जरूरत से ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते देख रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसने एक रोज पहले ही इंतहाई घिनौनी और जिल्लत आमेज अजियतें उठाई थी। अगरचे उसने अपनी इज्जत पर हमला करने वालों की गर्दनें काट दी थी, लेकिन वो आखिर औरत थी। औरत जॉन ऑफ आर्क ही क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत के तहफ्फुज के लिए खौफजदा जरूर रहती है। मैंने सिगरेट फौरन बुझा दी। मैंने कहा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जाफना इंटेलिजेंस वाला काफी पीछे रह गया है। पूरा 1 घंटा हमने उस खोखे के पास नीम अंधेरे में मच्छरों से जंग करते और कोलंबो तक सफर में पकड़े जाने के इम्कानात पर गौर करते गुजार दिया। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हम दोनों उठे और स्टेशन की ड्योढ़ी में से गुजरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। जाफना एक्सप्रेस छक छक करती प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसमें फर्स्ट क्लास के 3 कंपार्टमेंट थे। ये बात मुझे टिकट क्लर्क ने बताई थी। हम एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। ये 2 सीटों वाला कंपार्टमेंट कोपा था। ट्रेन में एक राहदारी भी थी जो फर्स्ट क्लास के साथ जुड़े हुए 3 डिब्बों के आगे से होकर गुजरती थी। हमने दरवाजा बंद करके खिड़कियों के शटर चढ़ा दिए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाई। पोशाली ने अपनी तरफ वाली खिड़की का शटर थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नहीं था, डबल लाइन थी और उसके आगे खेतों में अंधेरा छाया हुआ था। कंपार्टमेंट में बत्ती रोशन थी। मैंने पोशाली से कहा कि वो शटर गिरा दे क्योंकि बाहर से हमें देखा जा सकता था। उसने शटर गिरा दिया और बोली, मुझे अभी तक इंटेलिजेंस वाले का धड़का लगा हुआ है। तुम देख लेना, वो खबीस कहीं न कहीं सर जरूर निकालेगा। अगर ऐसी बात हो गई, याद रखना हम उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये हमारी और हमारे मिशन की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगरचे हमारे पास कोई असलहा वगैरह नहीं था, लेकिन हम दोनों एक पुरकार और जान पर खेल जाने वाले कमांडो थे। पोशाली तो मार्शल आर्ट की भी माहिर थी।
अगर खुफिया पुलिस वाला अकेला हुआ तो वो जिंदा बच कर नहीं जा सकता था। 3 मिनट के बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। पोशाली लंबी सीट पर इत्मीनान से लेट गई और मेरी तरफ गर्दन फेर कर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? चाणक्य प्लान वाला ब्लूप्रिंट अगर रूसी सिफारत खाने की तिजोरी में नहीं था तो फिर वो कहाँ छुपाया गया होगा? मैंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सिलसिले में हमारा एजेंट ही हमें गाइड करेगा। वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय इंटेलिजेंस को किस तरह हमारे मिशन का इल्म हो गया था कि वो चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट को वहां से निकाल कर ले गए। पोशाली ने अपना सर सीट पर लगा दिया और बोली, वो लोग अहमक नहीं हैं, उनकी इंटेलिजेंस को भी एक एक पल की खबर होती है, लेकिन हम उस ब्लूप्रिंट को हासिल करके रहेंगे। ये हमारे वतन अजीज के करोड़ों लोगों की सलामती का मामला है। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। पोशाली ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, एक बात की वजाहत बहुत जरूरी है। हमें कुछ पता नहीं कि रास्ते में हमारे साथ क्या हादसा पेश आ जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई और हम एक दूसरे से जुदा हो गए तो याद रखो कि हम कोलंबो के लाइट हाउस वाली पनाहगाह में छुपकर एक दूसरे का इंतजार करेंगे। पोशाली दीवार की तरफ मुंह करके सो गई। नींद मुझे भी आ रही थी। कोई खबर नहीं थी कि आगे कौन सा बड़ा शहर आएगा। ट्रेन को टाली मन्नार दाएं जानिब छोड़कर उससे काफी फासले पर से आगे गुजर जाना था। अभी एक और रात का सफर बाकी था। मेरी भी आंख लग गई। काफी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि पोशाली उसी तरह दीवार की तरफ मुंह किए सो रही थी। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर उठा दिया। ठंडी हवा कंपार्टमेंट में घुस आई। बाहर अभी रात का अंधेरा फैला था, लेकिन मशरिक की जानिब दूर आसमान का आखिरी किनारा नीला होने लगा था। हमारे पास घड़ी भी नहीं थी, लेकिन आसमान का रंग बता रहा था कि सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। मैंने टॉयलेट में जाकर मुंह हाथ धोया। अपनी शक्ल को गौर से देखा। दाढ़ी बढ़ आने से मेरी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। सर के बाल भी बड़े हो गए थे। चेहरे का रंग मजीद सांवला हो गया था। ये बात मेरे लिए बहुत बेहतर थी। टॉयलेट में तौलिया साबुन मौजूद था। मैंने अच्छी तरह मुंह और गर्दन को साफ किया, बालों और दाढ़ी में कंघी फेरी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने खिड़की का शटर दोबारा बंद कर दिया। कंपार्टमेंट की सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर ट्रेन की राहदारी में आ गया। जहाँ ट्रेन का शोर ज्यादा था, राहदारी खाली थी। दूसरे कंपार्टमेंटों के दरवाजे बंद थे। मुसाफिर गहरी नींद सो रहे होंगे। मैं ये सोचकर खिड़की से हटकर अपने डिब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगा लिया। ट्रेन का शोर, पिछले पहर का नीला नीला अंधेरा और तेज हवा के झोंके। मुझे तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ से एक आदमी राहदारी में आता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो आदमी मेरे करीब आकर रुक गया है। फिर अंग्रेजी में आवाज आई, आपके पास लाइटर होगा? मैंने पलट कर देखा। ये एक पक्की उम्र का सांवला आदमी था जिसने अंग्रेजी समर सूट पहन रखा था। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त इसने सूट किस खुशी में पहन रखा है। उसकी छोटी छोटी मूछें थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर माचिस निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सिगरेट लगाकर माचिस मेरी तरफ बढ़ाई और अंग्रेजी में ही बोला, लगता है इस बार बारिशें देर से होंगी, वरना इस इलाके में आजकल शदीद बारिशें शुरू हो जाती हैं। मैंने महसूस किया कि वो शख्स बातें करते हुए मुझे खास अंदाज में घूर भी रहा था। मैंने जवाब में कहा, जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो फौरन बोला, क्या आप भारत से आए हैं? क्या आप तमिल हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ। अब मैं तमिल बोल रहा था। मैं तमिल हूँ और मद्रास का रहने वाला हूँ। जाफना कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। उसने पूछा, क्या आप अकेले सफर कर रहे हैं? मैं पोशाली के बारे में उसे नहीं बताना चाहता था, चुनाचे मैंने यही कहा कि मैं अकेला ही सफर कर रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर जबरदस्ती मुझसे मुसाफा किया। बोला, मैं भी अकेला हूँ, सख्त बोर हो रहा था। मेरा कंपार्टमेंट साथ ही है, आइए ताश से जी बहलाते हैं। मैंने माजरत करते हुए कहा, दरअसल मुझे ताश खेलनी नहीं आती। वो जोर से हंसा और अपने 3 पीस समर सूट की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप जरूर हैरान होंगे कि रात के पिछले पहर मैंने ये सूट किस लिए पहन रखा है। मैं तंजूर का रहने वाला हूँ और रेलवे में गार्ड हुआ करता था। 25 बरस तक मैंने दिन की ड्यूटी दी है। मैं सुबह सुबह वर्दी पहनकर स्टेशन पहुंच जाता था। अब रिटायर हो चुका हूँ, मगर सुबह सुबह आंख खुल जाती है। वर्दी तो मेरे पास नहीं रही, लेकिन सूट पहनकर घर के बरामदे में बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी वहीं मेरे लिए चाय ले आती है। अरे हाँ, मेरी बेटी संथा भी मेरे साथ ही सफर कर रही है, मगर वो गमाला जंक्शन पर मेरे साथ आन मिलेगी। हम श्रीलंका के टूर पर हैं। मेरा नाम विंद्रा कटी है। संथा पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। ये शख्स बहुत बातूनी था और मैं उससे ज्यादा बातें नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने एक्सक्यूज मी कहा और अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। पोशाली जाग चुकी थी और सीट पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम बाहर किससे बातें
बातें कर रहे थे। मैंने उससे विंद्रा कटी के बारे में बताया तो उसने मुझसे उसका हुलिया दरियाफ्त किया। हुलिया वो नहीं है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंटेलिजेंस का आदमी हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पोशाली से कहा, चूंकि इस बूढ़े मद्रासी विंद्रा कटी को कह चुका हूँ कि मैं अकेला सफर कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने आप को यही जाहिर करना कि तुम भी सैयाह हो और सिर्फ ट्रेन में मेरी साथी बनी हो। पोशाली ने सर नीचे कर लिया, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर कहने लगी कि तुम्हें इससे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सीट पर नीम तराज हो गया। वो तो बोले ही जा रहा था, मैं क्या करता। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे को ट्रेन के साथ ही जाहिर करेंगे और फिर एक दिन एक रात का ही तो सफर है। ट्रेन एक स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ था। ट्रेन के रुकने के थोड़ी ही देर बाद राहदारी वाले बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली जल्दी से बाथरूम में चली गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सफेद वर्दी वाले बैरे ने सलाम करके कहा, नाश्ता तैयार है। मैंने उसे कहा कि 2 आदमियों का नाश्ता ले आए। पोशाली बाथरूम से निकली तो मैंने उसे बताया कि ये जरूर कोई जंक्शन है जहाँ मुसाफिर नाश्ता भी करते हैं, लेकिन इस ट्रेन के साथ कोई डाइनिंग कार नहीं थी। मैं जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहा था कि कहीं उस बातूनी मद्रासी विंद्रा कटी से मुलाकात न हो जाए। मैंने और पोशाली ने कंपार्टमेंट में ही नाश्ता किया। पैरे ने बताया कि ये गमाला जंक्शन है। स्टेशन से मद्रासी विंद्रा कटी की बेटी संथा को ट्रेन में सवार होना था। ट्रेन जहां 20 मिनट तक रुकी रही, यहाँ से चली तो उसकी रफ्तार ज्यादा तेज हो गई, शायद इसलिए कि ये ढलानी इलाका था। दिन की रोशनी जंगलों में फैली हुई थी। आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था। नीला आसमान शफाफ था। दोपहर का खाना एक और जंक्शन पर दिया गया। अभी तक विंद्रा कटी से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। वो हमारे डिब्बे में भी नहीं आया था। मैं उसे तकरीबन भूल गया था और पोशाली के साथ कोलंबो पहुंचकर अपने खुफिया एजेंट के ठिकाने पर जाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू कर रहा था। मैं ये चाहता था कि हम दोनों कोलंबो के बड़े स्टेशन पर एक साथ न उतरें, बल्कि पोशाली एक स्टेशन पहले उतर जाए और फिर हम दोनों कोलंबो के लाइट हाउस के पास आकर मिलें। पोशाली कोलंबो के मज़ाफात से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैं भी अब काफी हद तक उन इलाकों से शनासा हो गया था। ये हमने पता कर लिया था कि जाफना एक्सप्रेस कोलंबो रात के पिछले पहर कोई 3:30 बजे के करीब पहुंचेगी। हमारे लिए ये बड़ी मुनासिब बात थी कि हम पिछले पहर के अंधेरे में कोलंबो पहुंचेंगे। यकीनी तौर पर जजीरे से हमारे फरार की इत्तला कोलंबो में रूसी सिफारत खाने और वहां से पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई होगी और रूस और भारतीय सिफारत खानों के किराए के जासूस और लंका पुलिस के खुफिया आदमी कोलंबो रेलवे स्टेशन पर जरूर मौजूद होंगे। हम आने वाली नाजुक और पुरखतर सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। इस अमर का हमने फैसला कर लिया था कि पोशाली एक स्टेशन पहले ट्रेन से उतर जाएगी, जबकि मैं उसी स्टेशन से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से उतरकर किसी डिब्बे में घुस जाऊंगा ताकि कोलंबो पहुंचने पर मुझे दूसरे मुसाफिरों का कैमोफ्लाज मिल सके और मैं मुसाफिरों के हुजूम के साथ ही बाहर निकल जाऊं। शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पोशाली की तरफ देखा और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मैंने दरवाजा खोलने से पहले पूछा कि कौन है। दूसरी जानिब राहदारी से ट्रेन के शोर में एक औरत की नकरई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलें, डैडी ने आपके लिए पेड़े भेजे हैं। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नीचे तक खुले हुए गिरबान वाली नीली शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस एक दुबली पतली तीखे नक्श वाली लड़की हाथ में छोटी सी टोकरी लिए खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम संथा है, डैडी ने आपसे मेरा तारुफ करवा दिया होगा। ये पेड़े हमने घर में बनाए हैं, प्लीज इसे ले लीजिए। मैंने टोकरी उसके हाथ से लेकर शुक्रिया अदा किया और दरवाजा बंद करके इत्मीनान का सांस लिया। ये कमबख्त मद्रासी विंद्रा कटी क्या चाहता है। मैंने दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। पोशाली बाहर निकल आई, बोली कौन था। मैंने उसे टोकरी दिखाते हुए बताया कि मद्रासी विंद्रा कटी ने अपनी बेटी संथा के हाथ ये घर के बने हुए पेड़े भेजे हैं। पोशाली ने टोकरी मेरे हाथ से ले ली और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा उठाकर बाहर फेंक दी और गुस्से से बोली, मैं इस मद्रासी को भी इसी तरह खिड़की से बाहर फेंक देना चाहती हूँ। ये क्यों तुम्हारे पीछे लग गया है? आखिर उसने अपनी लड़की को यहाँ क्यों भेजा? मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। मैंने सीट पर बैठते हुए कहा, शक तो मुझे भी है, लेकिन हम उसे अभी उठाकर ट्रेन से बाहर नहीं फेंक सकते। परेशान होने की जरूरत नहीं, शाम हो गई है, थोड़ा सफर बाकी रह गया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं उससे पीछा छुड़वाना जानता हूँ। पोशाली का रवैया हक बजानिब था। उसने अपने पीछे लगे हुए इंटेलिजेंस के आदमी को जाफना में ही देख लिया था। यही वजह थी कि अभी तक ट्रेन की राहदारी में भी नहीं निकली थी। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था कि बैरा खाना ले आया। रात हो चुकी थी। हमने खाना खाया।
बैरा बर्तन वापस ले गया था। संथा अपने डैडी की जानिब से कोई और सौगात लेकर दोबारा ना आई। मुझे यकीन होने लगा था कि CID से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ही ये इस किस्म के लोग हैं जो मुसाफिरों में जल्दी घुल मिल जाते हैं। मैंने अपने उस ख्याल का इजहार पोशाली से न किया। खाना खाने के बाद पोशाली सो गई। मैं अकेला सीट पर नीम दराज होकर सिगरेट फूंकता रहा। ट्रेन 3:30 बजे कोलंबो पहुंचने वाली थी। अगरचे अभी बहुत वक्त पड़ा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस नुक्ते पर गौर कर रहा था कि आया पोशाली एक स्टेशन पीछे उतरने के बाद लाइट हाउस वाले खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएगी। वो अकेली होगी, कहीं किसी मुश्किल में गिरफ्तार तो ना हो जाए। अगरचे वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन औरत आखिर औरत थी। वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, सिन्फे नाजुक ही रहती है। ट्रेन खटाखट के शोर के साथ अपनी मंजिल की तरफ रात के अंधेरे में उड़ी जा रही थी। जूं जूं मंजिल करीब आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा हूं। मैं सीट पर से उठा, आहिस्ता से चटखनी उतार कर दरवाजा खोला, बाहर राहदारी में आया, दरवाजे को पीछे से बंद किया और दाएं बाएं देखा। राहदारी में दूर एक मध्यम सा बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी वहां तक महदूद थी। राहदारी की तकरीबन खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ भी ट्रेन का शोर कदरे कम था। वहां का शीशा नीचे किया और कोहनियां टिका कर बाहर देखने लगा। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकराए तो मेरी रगों में एक तरोताजगी का एहसास दौड़ गया। बाहर घने दरख्त शाएं शाएं करते पीछे को भागे जा रहे थे। अचानक मुझे अपने अकब में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी औरत ने हेलो कहा हो। मैंने पलट कर देखा। मद्रासी विंद्रा कटी की बेटी संथा मेरे पहलू में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। संथा ने अंग्रेजी में कहा, डैडी बहुत जल्द सो जाते हैं। डिब्बे में अकेली घबरा रही थी। आज मौसम हब्स आलूद है ना? मैं हाँ कहकर अपने डिब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि संथा ने मेरा बाजू पकड़ लिया। बोली, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? संथा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मुझे उसकी आंखों में पहली बार खौफ व हरास की झलक नजर आई। मुझे उससे पूछना पड़ा कि क्या बात है। अब वो तमिल जबान में बोली, डैडी दौलत के लालच में आकर मेरा ब्याह एक उधेड़ उम्र सिन्हाली सेठ से करने वाले हैं। वो इसीलिए मुझे कोलंबो ले जा रहे हैं। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, माँ भी मर चुकी है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने जरा सा मुस्कुरा कर कहा, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो तुम्हारा डैडी है, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। मैं इसमें दाखिल होने वाला कौन होता हूँ? संथा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कहने लगी, प्लीज मुझे कोलंबो अपने घर का पता बता दो। मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, कोलंबो में मेरा कोई घर नहीं है। जाने मुझे किस होटल में ठहरना पड़े। आई एम सॉरी संथा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संथा चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैं अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने लगा तो उसने एक बार फिर मेरा बाजू थाम लिया और रोते हुए बोली, तो फिर मेरे डैडी को समझाओ कि वो मेरी शादी उस बूढ़े से ना करे। तुम मुझे अच्छे नौजवान लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कंधे उचकाते हुए उसे नफी में जवाब दिया, माजरत तलब की और जल्दी से अपने डिब्बे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। पोशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी। मैंने चटखनी चढ़ा दी और सोचने लगा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस तरह सोचना कुदरती अमर था। सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मुझे डर था कि संथा दोबारा दरवाजा न खटखटा दे। ट्रेन भागी जा रही थी। मेरे कान इस शोर में भी दरवाजे पर लगे थे, मगर किसी ने बाहर दस्तक न दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि संथा की बला टल गई है। अगर ये लड़की सच्ची भी थी तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता था। मैं सीट पर लेट गया। नींद अब भी कोसों दूर थी। मैं सोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी और ट्रेन कोलंबो पहुंचने ही वाली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।